साथियों, मैं हूं डॉक्टर पल्लव पांडे। स्वागत है आपका डीएलएड पल्लव पांडे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत में विद्यालय शिक्षा के प्रमुख अभियानों के बारे में और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऋषि वैली स्कूल के संदर्भ में। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका वास्तविक नाम जेडी कृष्णमूर्ति था, ये एक दार्शनिक, समाज सेवक एवं एक लेखक थे। आपने सन 1926 में ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की। जेडी कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति पर एनी बेसेंट के विचारों का अत्यधिक प्रभाव रहा। ऋषि वैली स्कूल एक भारतीय बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि हम आगे चर्चा इसकी करेंगे कि ये जो स्कूल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारतीय मूल्यों, संस्कृति, मूल्य और परंपरा के पोषकता के आधार पर यह बच्चों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाता है। यह भारतीय परंपराओं का पोषक एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जिसमें जेडी कृष्णमूर्ति के विचारों को, दार्शनिक विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाता है। ऋषि घाटी एक स्वतंत्र घाटी है जो कि 375 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है। यह दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में मदनपल्ले, जो कि जेडी कृष्णमूर्ति की जन्मस्थली है, उसके काफ़ी करीब है। देखिए, सबसे पहले इसकी जो स्थापना थी वो थेटू नामक एक गांव में हुई थी। आपको एक सामान्य जानकारी हम बता देते हैं। थेटू नामक गांव में इस स्कूल की स्थापना की गई थी प्रारंभिक रूप से, और वहाँ पर एक परंपरा के रूप में उस स्थान को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया था क्योंकि वहाँ बरगद का एक पेड़ था। बरगद आप जानते हैं कि वह अश्वत्थ बरगद को माना जाता है, यानी कि जो शाश्वत होता है। कालांतर में कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के आधार के कारण इस विद्यालय के स्थान को परिवर्तित किया गया। यह कुल 375 एकड़ में स्थित है और आज भी इसका जो अस्तित्व है वह देश और विदेश में नैतिकता और सांस्कृतिक आधार पर परिकर है। यह जो विद्यालय है यह 4वीं से 12वीं यानी कि 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन देता है, अपने इनको स्वीकार करता है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए आईसीएसई बोर्ड और 11वीं और 12वीं के लिए आईसीएसई का अनुसरण इसमें किया जाता है। इसमें 20 बोर्डिंग हाउस परिसर है। हमने पहले भी बात की थी कि यह रेसिडेंशियल स्कूल है, तो इसमें 20 बोर्डिंग हाउस परिसर हैं, जिसमें से प्रत्येक बोर्डिंग हाउस में 20 छात्र रहते हैं। यानी कि आप ये मान के चलें कि एक बोर्डिंग हाउस में 20 छात्र, यानी कि इसमें 400 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। स्कूल में एक जूनियर 8वीं के माध्यम से 4थी और एक वरिष्ठ 12वीं के माध्यम से 9वीं, 2 स्तर पर के स्कूल इसमें विभाजित किए गए हैं। यानी कि इसमें विद्यालय का जो स्वरूप है वो 4थी से लेकर 12वीं तक इसको स्वरूप को स्वीकार किया गया है। यानी कि 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 12वीं, 9 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों के लिए 12वीं और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए 4थी तक का इसमें एक सेगमेंट दिया गया है। हम पहले भी ऊपर अध्ययन कर चुके हैं कि इसमें 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जाता है, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। यह जो विद्यालय है वो कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से प्रेरित पाठ्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक विषयों के अलावा पर्यावरण, कला, संगीत और एथलेटिक्स के प्रति प्रशिक्षणार्थियों के रुझान का विकास किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता साथियों यह है कि ये कृष्णमूर्ति जो इसके फाउंडर थे, जेडी कृष्णमूर्ति, उनके विचारों, उनके जो दार्शनिक विचार हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। और साथ में इसमें पारंपरिक विषय जो हैं हिंदी, संस्कृत, नैतिक मूल्य, इनके साथ ही पर्यावरण, कला और संगीत और साथ ही साथ एथलेटिक्स यानी कि शारीरिक विकास यानी चहुमुखी विकास पर इस विद्यालय में जोर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिवर है ना, इस प्रोजेक्ट को रिवर नाम इन्होंने दिया है। इसका पूरा नाम है ऋषि वैली इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसोर्स, RIVER। ये इतना व्यापक क्षेत्र रिवर लेकर के चलता है कि इसमें विद्यालय कार्यक्रम, रूरल एजुकेशन सेंटर और रूरल हेल्थ सेंटर चलते हैं। यानी कि इसको हम अगर इसका अध्ययन करेंगे तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ऋषि वैली स्कूल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ध्यान सबसे ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में बच्चों को अध्यापन संस्थितियाँ उपलब्ध कराने पर ऋषि वैली स्कूल ध्यान देता, प्रमुखता देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात RIVER, आप याद रखिएगा, ये अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि RIVER किसके तहत काम करता है, इसका किसके तहत इसकी स्थापना की गई है। तो आपका जवाब होगा ऋषि वैली इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसोर्स, RIVER।
आइए चर्चा कर लेते हैं इस विद्यालय के प्रमुख उद्देश्य के बारे में। यह गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये सबसे बड़ी बात है इसमें ये है, यानी कि यह एक्टिविटी आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण की बात करता है, जिससे बच्चे विविध गतिविधियों से परिचित हो सके। इसका दूरगामी उद्देश्य विद्यालय में ऐसा पर्यावरण प्रदान करना है जिससे छात्र पूर्ण मनुष्य बन सकें, यानी कि यह छात्र विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर यह सबसे ज़्यादा जोर देता है। प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर सौंदर्य की सही परिभाषा विकसित करना। देखिए, सौंदर्य, ब्यूटी का जो आधार होता है वो क्या होता है? ब्यूटी का जो आधार होता है वो नेचर होता है। नेचुरल ब्यूटी ही जो आप ये कह सकते हैं प्योर ब्यूटी होती है। तो बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति जुड़ाव विकसित करने के लिए उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराने का इसमें कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत विश्वास, धर्म, राजनीति के सामाजिक जीवन का सही अर्थ समझने के लिए बच्चों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है तथा बेझिझक अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है कि आपको बेझिझक बेधड़क आप वो अपने बच्चे अपने अनुभव को समृद्ध करने के लिए किसी भी पुस्तक, किसी भी रेफरेंस, किसी भी व्यक्ति से वह अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने को उनमें वे तैयार रहें। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको लेकर के ऋषि वैली जो स्कूल है वह अस्तित्व में आया है, वह कार्य कर रहा है। ऋषि वैली स्कूल मात्र एक स्थान तक सीमित नहीं है, इसने कई सैटेलाइट स्कूल्स का भी इसमें इन्होंने चलन कर रखा है। ऋषि वैली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अनुगामी विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें एक प्रमुख विद्यालय है जिसका नाम वाल्मीकि वनम है। साथियों, वाल्मीकि वनम ये इतना प्रसिद्ध विद्यालय है कि इसका वर्णन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एजुकेशनल बुक है, बुक्स फॉर चेंज, उसमें इसकी शिक्षण व्यवस्था, इसकी प्राकृतिक इसकी वातावरण और बच्चों को पढ़ाने के तरीके के बारे में इसमें व्यापक इसके तहत चर्चा की गई है। तो इसमें सैटेलाइट विद्यालयों की इसमें बात की गई है, उनकी चर्चा इसके तहत कि इसमें भी अनुगामी विद्यालयों का इसमें अस्तित्व ऋषि वैली ने रखा है। 2 दशक के गहन कार्य के बाद रिवर ने प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अनूठी संरचना विकसित की, जिसमें सैटेलाइट जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक नेटवर्क शामिल है, जिनमें समुदाय आधारित पाठ्यक्रम को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बहुस्तरीय कार्यप्रणालियों में प्रशिक्षित गांव के युवाओं द्वारा सिखाया जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें देखिएगा, इसमें 2 दशकों तक इसमें अत्यधिक वहाँ के जो नीति नियंताओं ने श्रम किया और उसके बाद दूरस्थ विद्यालयों की इसमें स्थापना की। और ये जो विद्यालय हैं वो समुदाय आधारित पाठ्यक्रम यानी सोशल वर्क बेस एक्टिविटीज़ और सोशल वर्क बेस करिकुलम ये लोग चलाते हैं तथा उनमें बच्चों को अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ देने के लिए या अधिगमकर्ता को अधिगम करवाने के लिए इसमें जो सहायक जो संदर्भ है वो भूमिका कौन निभाते हैं? गांव के प्रशिक्षित युवक। सो महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कोई बाहर से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है या बाहर से किसी व्यक्ति को बुला करके इनवाइट करके वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है या अधिगमकर्ताओं को अधिगम नहीं कराता है, अपितु गांव के जो युवा वर्ग है उसको ही इसमें शिक्षित किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि वह आने वाले बच्चों को, आगे जो छोटे बच्चे हैं उनको इस बारे में या अधिगमकर्ताओं को वह अधिगम प्रदान करें, मूल्य आधारित शिक्षण प्रदान करें। इन विद्यालयों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम को सीखने के व्यक्तिगत स्तरों के लिए वर्गीकृत किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें सीखने के लिए कोई कक्ष संरचना नहीं है, इसमें सीखने के लिए व्यक्तिगत स्तर का इसमें वर्गीकरण किया गया है जो कि अद्यतन जानकारी पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें स्थानीय मुहावरे तैयार किए गए हैं, यानी कि अगर बच्चों को इसमें जो पढ़ाया जाता है तो गतिविधि को लोक जीवन से जोड़ने का ये एक महत्वपूर्ण इसमें एक प्रयास है ऋषि वैली स्कूल द्वारा कि इसमें जो गतिविधि जो होती है, जो कागज में जो लिखा हुआ है, कागज लिखी इसमें बात नहीं है, इसमें वह बात है जो आखन देखी है, यानी कि जो थियोरेटिकल पार्ट जो है उसको प्रैक्टिकल पार्ट से जोड़ने का इसमें प्रयास किया गया है। और ये स्थानीय मुहावरों से इसको एसोसिएट किया गया है, यानी कि लोकल जो डायलेक्ट्स हैं, लोकल जो एक्सियोम्स हैं, लोकल जो प्रोवर्ब्स हैं, स्थानीय भाषा है, इसका इसमें समृद्धि के साथ उसको संस्कृति से जोड़ करके अधिगमकर्ता को वैश्विक स्तर के लिए इसमें तैयार किया गया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम इसमें कक्षा आधारित विभाजन से पहले उसमें अधिगम के चरण तय किए गए हैं, जिसके आधार पर अधिगमकर्ता लर्निंग करता है। अधिगम के लिए इसमें सीढ़ी
का निर्माण किया गया है ना। ये कार्ड श्रृंखला है जो स्कूल इन अ बॉक्स के रूप से नाम से भी इसमें जाना जाता है, यानी कि स्कूल इन अ बॉक्स, इसका एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, स्कूल इन अ बॉक्स, जिसमें कार्ड सिस्टम है। एक बॉक्स के अंदर अलग अलग कार्ड हैं, हम उसके आगे बात करेंगे कि अंक अगर सिखाने हो तो किस तरह के कार्ड हैं, और अल्फ़ाबेट अगर सिखाने हो तो किस तरह के कार्ड है, पर्यावरण अध्ययन अगर सिखाना है तो किस तरह से कार्ड है, और बच्चा किस तरह से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके अपना स्व विकास के लिए बच्चा प्रेरित होता है और किस तरह से अपना स्व विकास करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्कूल इन अ बॉक्स इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें सीडी के साथ कार्ड श्रृंखला इसमें दी गई है। इसमें कठपुतली, किताब और गांव के जीवन के अध्ययन और प्राकृतिक वातावरण को कक्षाओं में शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कठपुतली, किताब और गांव के ग्रामीण जीवन का अध्ययन इसके तहत करवाया जाता है बच्चों को, और साथ ही प्राकृतिक वातावरण से उनको उसमें एक आकार उनका कराया जाता है। समृद्ध लोक परंपरा को देखते हुए, जो कि आप जानते हैं कि भारत गांव में निवास करता है, लोक कलाओं, लोक गीतों और स्थानीय कहानियों और किंवदंतियों को भी कार्ड पर दर्शाया गया। महत्वपूर्ण देखिएगा, इसमें हमने ऊपर भी इससे पहले वाले स्लाइड्स में भी इस बात की चर्चा की थी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर लोक संस्कृति, लोक गाथा, लोक कला, उसको माध्यम बना करके शिक्षा देने का प्रयास इसमें किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात जो इसके तहत उभर करके आती है कि ये संस्कृति को शिक्षा से जोड़ती है, यानी कि पुनः हमें अपने जड़ों से जोड़ने के लिए यह प्रेरित करती है। आइए चर्चा कर लेते हैं शिक्षण पद्धति क्या है इसकी। यहाँ की शिक्षण पद्धति, ऋषि वैली विद्यालयों में समूह आधारित शिक्षण किया जाता है, जैसे हम ऊपर इसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें सभी कक्षा के और मिश्रित आयु के बच्चे होते हैं। देखिए इसमें कक्ष या कक्षा स्टैंडर्ड को इसमें यह एक माध्यम नहीं माना गया है बच्चे को शिक्षित करने का। बच्चे को शिक्षित करने का जो माध्यम यह है कि इसमें सभी कक्षा और मिश्रित आयु के जो बच्चे होते हैं वह एक समूह आधारित शिक्षण करते हैं, यानी कि पीयर लर्निंग की इसमें बात की गई है। कार्डों और समूहों का वर्गीकरण बच्चे के सीखने के स्तर के आधार पर किया जाता है। हमने ऊपर ही बात की थी कि इसमें जो लर्निंग बॉक्स का इसमें जो कॉन्सेप्ट है, वो लर्निंग बॉक्स में जितने भी सीढ़ीगत आधार पर जो कार्ड प्रदान किए गए हैं बच्चे को, वो सारे के सारे कार्ड जो हैं वो बच्चे के सामने रखे जाते हैं, लेकिन उसमें बच्चे का जो विकास जो है वह आयु के आधार पर नहीं है, जबकि बच्चे का जो विकास है वो अधिगम के चरणों के आधार पर इसमें किया गया है। बच्चे जिन कार्डों पर काम करते हैं वे विषय, गतिविधि स्तर और कक्षा के अनुरूप बनाए जाते हैं। जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, भाषा के लिए पशु कार्ड होगा, है ना, एनिमल कार्ड्स होते हैं। अगर भाषा के बारे में बच्चों को सिखाना है तो वो उसमें एनिमल कार्ड्स होंगे, क्योंकि अब आप छोटी सी बात आप देखिए, अगर आपको बच्चे को सेब सिखाना है, हम एक या आम सिखाना है, चलिए आ से आम से शुरू करते हैं, आ से आम से शुरू, औ से अनार से शुरू करते हैं, तो उसमें बच्चे को कार्ड दिया जाएगा, उसमें अनार लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें अनार की फोटो होगी। तो बच्चा देखेगा, तो बच्चा देखते ही सीइंग करेगा। हम यहाँ अरिस्टोटल की बात करेंगे। अरिस्टोटल ने सीइंग को भी एक स्किल माना था इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब आप अनार या हिंदी में भी है तो आप देखना भी एक स्किल है, एक कौशल है, तो बच्चा उसका इस्तेमाल करेगा और बच्चा उससे सीखेगा और समझेगा। गणित के लिए पक्षी कार्ड, अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने पक्षी कार्ड रखा हुआ है, और पर्यावरण शिक्षा के लिए कीट पतंग कार्ड का ये उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कार्ड का जो रंग है वो भी कक्षा के स्तर के आधार पर होता है। देखिए इसमें जो कार्ड जो है वह विषय आधारित है, और विषय आधारित उनका स्वरूप अलग अलग है। हमने ऊपर भी चर्चा की है, पशु कार्ड किसके लिए, भाषा के लिए पक्षी कार्ड किसके लिए, गणित के लिए कीट पतंग के लिए कौन सा, पर्यावरण शिक्षा के लिए कार्ड इसका प्रयुक्त होता है। साथ ही कार्ड का जो कलर होगा वो कक्षा के स्तर के आधार पर, यानी बच्चे को कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि अरे यार मैं इस क्लास में होना चाहिए, मेरा साथी उस क्लास में हो जाए, क्योंकि वह सेल्फ प्रोग्रेस पे आधारित है, स्व अधिगम स्व विकास पे आधारित है। इससे प्रत्येक छात्र अपनी गति और स्तर के अनुसार अधिगम करता है, और एक गतिविधि सीखने पर वह अगली गतिविधि का कार्ड उठा लेता है ना। इसमें प्रेरित किया जाता है बच्चे को कि सेल्फ प्रोसेस में रहे, वह सेल्फ डेवलपमेंट करे, और जब उसकी एक गतिविधि पूर्ण हो जाती है तो वह अपने आप दूसरी गतिविधि की तरफ उन्मुख हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है ऋषि वैली की शिक्षण पद्धति में। सबसे बड़ी बात यह समूह आधारित शिक्षण, इसकी बात इसमें की गई है। सभी कक्षा के सभी मिश्रित आयु के इसमें बच्चे होते हैं, वर्गीकरण बच्चों के सीखने के स्तर पे होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसमें पढ़ाने के लिए जो है वो पशु कार्ड, पक्षी कार्ड और कीट पतंग कार्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो अगले एक क्लास से दूसरे स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रमोट करने के लिए
उसमें कार्ड सिस्टम है, कार्ड भी कलर्ड कार्ड उसको होता है जिसके आधार पर बच्चा इसमें अधिगम करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बच्चे के चहुमुखी विकास पे इसमें जोर दिया जाता है। जब एक कार्ड से दूसरे कार्ड में जब वो जाता है तो उसे अपना समूह बदलने की आवश्यकता हो सकती है, या शिक्षक शिक्षिका से संवाद स्थापना उसे करना पड़ सकता है। हो सकता है जब उसको एक कार्ड से दूसरे कार्ड में जब जाना पड़े तो उसके ग्रुप उसे चेंज करना पड़े। भाई अगर एक ग्रुप में बच्चे ने हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ग्रुप के बच्चे 15 मिनट में सीख सकते हैं किसी बात को, एक बच्चे ने 5 मिनट में सीख लिया, तो वो बाकी रिमेनिंग टाइम वहाँ बच्चों के बीच में वेस्ट तो करेगा नहीं, है ना। वो आसानी से अपने दूसरे कार्ड को ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है ना। और साथ ही वो टीचर्स से कम्युनिकेट भी कर सकता है। इस तरह से हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ता जाता है। यहाँ पे बच्चे की एबिलिटी की इसमें बात की जाती है ना। और बच्चा अपनी क्षमता के आधार पर अपना विकास करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अध्यापक उन समूहों के साथ कार्य करता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। अध्यापक का अस्तित्व तो यहाँ भी है, लेकिन अध्यापक किसी भी तरह का उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करता है। उसको जहां भी ऐसा लगता है कि किसी कोई समूह प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ उन समूहों के साथ वह बच्चा, वह शिक्षक वहाँ पर कार्य करता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ऋषि वैली शिक्षण पद्धति की। रिवर शिक्षा को एक समान सामग्री के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों द्वारा नियोजित करके छात्रों को समरूप स्तर पर लाने के प्रयास के रूप में नहीं देखता। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो रिवर या ऋषि वैली जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये कभी भी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकन का पक्ष नहीं लेता, है ना। कि भाई एक कक्षा से दूसरे कक्षा में बच्चा जब जाएगा तो पाठ्य पुस्तक के आधारित उसका मूल्यांकन हो जाएगा और बच्चा दूसरी कक्षा में पहुंच जाएगा, नहीं। जबकि ये समरूप स्तर पर लाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण की बात करता है। रिवर का मानना है कि यह प्रथा सांस्कृतिक मतभेदों को खारिज करती है और एक छात्र को अपनी जड़ों से अलग करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता साथ यह है कि रिवर प्रोजेक्ट की कि यह जो परंपरागत जो शिक्षण पद्धति है ना, परंपरागत मूल्यांकन पद्धति है, इसकी कमी इस पद्धति की यह है कि यह जो सांस्कृतिक मतभेद है उनको बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यह है ना। और बच्चों को अपनी जड़ से अलग करती है। बच्चा जब गांव में, गांव के वातावरण में, गांव के आधार पर बच्चा अपने परिस्थितिगत या प्रकृतिगत आधार पर जब बच्चा सीख रहा है, लेकिन उसके मूल्यांकन में जब हम परंपरागत मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेपर पेन पद्धति से जब उससे हम पास करने की बात करते हैं या दूसरे कक्षा में जाने के लिए के माध्यम की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उपयुक्त नहीं होता है। यह शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देखता है। यह प्रोजेक्ट जो है शिक्षा को उपकरण के रूप में देखता है, जो कि परंपराओं, जड़ों के बारे में छात्रों की भावनाओं को गहरा करता है और उस साथ ही उसके व्यापक ज्ञान को भी उजागर करता है। एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाना, पहली बात। और टेम्पल ऑफ गॉड इज विद इन यू, भगवान का मंदिर कहीं दूर नहीं है, भगवान अपने अंदर है, ज्ञान की ज्योति हम सब में। तो ये इस कॉन्सेप्ट को मूल रूप में, इस कॉन्सेप्ट को एक सतह रूप में लाने का कार्य ऋषि वैली प्रोजेक्ट करता है। ऋषि वैली प्रोजेक्ट ये मान करके चलता है कि बच्चे में जो उसके अंदर जो एक पोटेंशियलिटी है, उसकी उसमें जो संभावना है, उस संभावना को मूल स्वरूप में लेकर के आना, उस संभावना को स्तर पर लेकर के आना, और बच्चे को एक तरह से बच्चे में एक गर्व, बच्चा खुद गौरव महसूस करे अपनी परंपरा के बारे में कि मेरी परंपरा की जड़ें इतनी सशक्त हैं कि उसे आने वाली कोई भी पीढ़ी या कोई भी अव्यवस्था उसको खंडित नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति जब तक हमें एक आत्मसम्मान की भावना बच्चे में नहीं होगी, तब तक ये मान करके चलें कि कोई भी शिक्षण पद्धति अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। शिक्षा किट, जैसे हमने पहले बात की थी, यह ध्यान से वर्गीकृत कार्ड की श्रृंखला है जिसमें भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों की इसमें जगह ली गई है। देखिए वहाँ पर कोई टेक्स्ट सामग्री नहीं है, वहाँ पे किताबें नहीं दी जाती हैं। वहाँ पर अगर आपको भाषा पढ़ानी है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, या और कोई भी विषय पढ़ाना है, तो वहाँ पे कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं। प्ले कार्ड जो होते हैं उस तरह के कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं। और ये हर कार्ड में प्रत्येक कार्ड का एक लोगो होता है, जैसे खरगोश, हाथी, कुत्ता आदि के द्वारा इसको चिन्हित किया जाता है। जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि भाषा के लिए, पर्यावरण अध्ययन के लिए, गणित के लिए अलग अलग कार्ड्स हैं, और इन कार्ड्स के ऊपर भी पुनः इन्हें वापस विभाजित करके खरगोश, हाथी, कुत्ता, इस तरह से उनको कैटेगराइजेशन कराया जाता है। और साथ ही एक लर्निंग लैडर मैपिंग का भी है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात इसमें है, यानी कि इसमें एक लर्निंग लैडर तैयार किया जाता है जिसमें जो शिक्षक है वो किसी बच्चे का अवलोकन नहीं करता है,
बच्चे की प्रगति की बात एक शिक्षक नहीं करेगा, तो इसमें शिक्षक कौन करेगा, प्रगति की मार्गदर्शिता कौन करेगा, स्वयं एक छात्र करेगा। छात्र सेल्फ लर्निंग करेगा और फिर वही अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा, और सेल्फ असेसमेंट करके जब वो खुद कन्विंस हो जाएगा तब वह दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, दूसरे स्तर पर वो छात्र जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें शिक्षा किट की संकल्पना है ना, और इसमें लर्निंग लैडर की संकल्पना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल्फ असेसमेंट की इसमें बात की गई है। इसमें यानी कि ये बात तो तथ्य है कि हम सबसे भाग सकते हैं, खुद से नहीं भाग सकते। तो वही बात है कि किसी और के निर्णय पे हम यहाँ पे बच्चे को प्रेरित नहीं किया जाता है, बच्चा खुद स्वयं निर्णय लेता है कि भाई मैं कहाँ इस जो प्रकृति मार्गदर्शिका जो है, ये दंड आरेख जो है, ये वक्त, ये कर्व जो है, इस कर्व में खुद कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, यानी कि उस लैडर में किस कंडीशन में, सीढ़ी में मैं कहाँ पर हूँ। और फिर बच्चा सेल्फ असेसमेंट करके ही कंक्लूजन करता है कि मुझे अगली क्लास में जाना चाहिए, या अगले स्तर पर जाना चाहिए, या पुनः उसी स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। सीडी में एक रिक्त स्थान होता है जो मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है, यानी कि हर उसमें जो सीडी जो होती है उसमें एक रिक्त स्थान दिया जाता है जिसे माइलस्टोन का। देखिए महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन में कहीं भी कुछ रिक्तता जो शब्द आती है तो रिक्तता शब्द को हम नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषि वैली प्रोजेक्ट में जो इस विद्यालय जो है, ऋषि वैली विद्यालय है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो लर्निंग लैडर जो है उसमें जो गैप आता है, एक जगह गैप दे रखा है, वो गैप नहीं है, वो भी पॉजिटिव। यानी कि अगर अवरुद्ध है, अवरोध कहीं शो हो रहा है लैडर में, तो वह मील का पत्थर उसे माना जाता है। यानी कि इसमें या तो अधिगम करता जीतता है, या वो अधिगम करता सीखता है, हारने की इसमें कोई जगह नहीं है। बहुत पॉजिटिव लेकर के यह ऋषि वैली प्रोजेक्ट चलता है। अवधारणा, अनुप्रयोग, छात्रों की समझ का मूल्यांकन और परीक्षण के सुधारात्मक अध्यादेश। तो इसमें चरण क्या है, छात्र अध्ययन करेगा, उसके बाद वो सेल्फ एवेल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन के बाद उसको जो कमी लगेगी उसका वो शिक्षक और अपने अन्य साथियों से, पीयर ग्रुप से वो चर्चा करेगा, और उसके बाद उसको उसे सुधारात्मक अध्यादेश यानी कि उसके डायरेक्शन उसे दिया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे अध्यादेशित किया जाएगा, उसे डायरेक्ट किया जाएगा कि भैया तुमने जो अभी जो तुम्हारा जो विकास था, इसमें जो रुकावट है उसके पीछे मूल ये कारण है, इन कारणों से तुम दूर हो, इन कारणों का तुम समाधान करो, तो तुम अवश्य ही तुम अगले स्तर पर जाओगे और तुम्हारी जो कमियां हैं वह स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एमजीएमएल की। अब लोग बात कर लेते हैं कि क्या है एमजीएमएल, मल्टी ग्रेड एवं मल्टी लेवल कार्यक्रम। ये एक नवाचार परक सोच का ये कार्यक्रम है, जिसकी हम कुछ चर्चा पूर्व स्लाइड्स में कर चुके हैं, वो एमजीएमएल ही था। आइए बात कर लेते हैं इसको, एकीकृत रूप से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक छात्र सीढ़ी पर खुद की जगह की पहचान करता है और बनाता है। मील का पत्थर यानी कि जो गैप है ना, कि व्यापक सीमा के भीतर ग्रेड एक से ग्रेड 5 तक का अपना रास्ता बनाता है। यानी कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5, और इसमें रास्ता बनाने का काम किसका, छात्र का, न कि शिक्षक का। सीढ़ी पर रिक्त स्थान छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्र सामग्री पेश करने की अनुमति देती है। देखिए लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक उसे, देखिए यहाँ पर भले 2005 में एनसीएफ 2005 की हम बात करते हैं, उसमें शिक्षक को एज ए फैसिलिटेटर कहा गया, लेकिन ये जेडी कृष्णमूर्ति का जो विचार है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफ़ी पहले से ही यह फैसिलिटेटर की बात शिक्षक के रूप में कह दी गई थी। तो शिक्षक इसमें बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ना कि अपनी तरफ से कोई सामग्री बच्चे पर ला देता है। वास्तव में सीडी को कई तरीकों से अनुमति देने के लिए लचीले तरीकों से डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसके बीच में शिक्षक और छात्र इतने लंबे समय तक चयन करने में सक्षम होते हैं जब तक कि शैक्षणिक विषयों द्वारा आवश्यक अनुक्रमण को बनाए रखा जा सकता है। देखिए लर्निंग के लिए या टीचिंग के लिए, यहाँ टीएल की बात नहीं कर रहे, हम एलटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह होती है कि शिक्षण और अध्ययन और अध्यापन, इसके समय कालांश घंटे नियत नहीं है। यह नियत करने का कार्य एक अधिगमकर्ता का और एक शिक्षक का होता है कि वह दोनों आपस में मिल करके ये निर्धारित करें कि भाई एक कंटेंट को सीखने में अनुमानतः कितना समय लगेगा और इतना समय में वह कार्य हो पाएगा, और अगर नहीं भी हो तो भी उसके लिए शब्द देखेगा अनुक्रमण, यानी कि प्रतिस्थापन, यानी कि एक विषय से दूसरे विषय में या एक क्रम से दूसरे क्रम में जाने में कितना समय लगेगा, और उस आधार पर ही विषय सामग्री
का समय कंटेंट एनालिसिस के लिए तय इसमें किया जाता है। कक्षाओं में छात्र छोटे समूह में काम करते हैं, देखिए, है ना, कक्षाओं में छात्रों के समूह इसमें बनाए जाते हैं। इसमें ग्रुप लर्निंग की इसमें बात की गई है। जो एक जो निम्न तरह प्रकार की पंक्तियां बनती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये शिक्षण करते होता है वहाँ पर। पहला है शिक्षक सहायता समूह, जिसमें छात्रों को एक नई इकाई के लिए तैयार किया जाता है ना। बस सबसे पहले विषय प्रवेश एक शिक्षक द्वारा कक्षा में कराया जाता है ना। दूसरा है सहकर्मी सहायता समूह, जिसमें यानी कि पीयर ग्रुपिंग। पीयर ग्रुपिंग में क्या है, अधिक उन्नत छात्र, छोटे छात्रों की, छोटे छात्र मीन्स जो इतने प्रॉपर, जिनका इंटेलेक्चुअल पावर जितना नहीं है, जिनका जो अधिगम इतना जो सशक्त नहीं रहा, इतना जो अनुक्रमण उसका अवधि में वह उन्होंने अधिगम नहीं किया, तो इसमें वह क्या करेंगे, जो पीयर ग्रुपिंग में है, जो बच्चा ज़्यादा समझ चुका है, जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा है, वो अपने छोटे साथियों, अन्य साथियों मानसिक रूप से जो उतने प्रॉपर नहीं है, उसके जितने फास्ट नहीं है, उनकी वह सहायता करते हैं। और स्वयं शिक्षार्थी जो स्वयं काम करते हैं। देखिए, यह जो है इसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो 3 भागों में विभाजित है, 3 चरणों में। देखिए, पहला शिक्षक सहायता समूह, दूसरा सहकर्मी सहायता समूह और तीसरा स्वयं शिक्षार्थी। ये 3 भाग मिलकर के ही अधिगम को पूर्ण करते हैं। यानी कि विषय प्रवेश किसने कराया, शिक्षक ने कराया। शिक्षक ने पहले गाइडेंस दे दी, आउटलाइन दे दी, उसके बाद पीयर ग्रुपिंग होगी। पीयर ग्रुपिंग में बच्चा सीखेगा, बच्चा सीखने के बाद उसके और साथी जिन्होंने नहीं सीखा है वो उनको बताएगा, और उनको बताने के बाद वो अपना कार्ड उठाएगा और उसके बाद वो आगे वाले अपनी प्रक्रिया में लग जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें है, इसमें किसी भी तरह के बच्चे के मन में झिझक नहीं रहती है। बच्चा पीयर ग्रुप की जो विशेषता है, अभी हम अगले एक वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब वो अगले स्टैंडर्ड में जाता है तो वो किस तरह से अपने साथियों से बात करने में झिझकता नहीं है ना, अपने विचारों को किस तरह से वो प्रस्तुत करता है। तो पीयर ग्रुपिंग की जो फ़ायदा है वो इसमें पूर्णतः उसका इस्तेमाल किया गया है। यह मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल कार्यक्रम छात्रों को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता देता है। यानी किसी भी तरह की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छात्रों में नहीं रहता है, और शिक्षकों को छात्रों के लिए उपस्थित होने का वह समय देता है, और यह सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। इससे ये सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि छात्र सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को अपने साथियों के साथ क्लियर कर लेता है, और क्लियर करने के बाद को डाउट होता है, तो देखिए सबके डाउट्स एक साथ तो होंगे नहीं, डाउट्स तो धीरे धीरे आएंगे। तो इससे शिक्षक के पास भी समय रहता है कि वह व्यक्तिगत ध्यान हर अधिगमकर्ता पर दे पाए। तो MGML जो कक्षा कक्ष है, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल क्लासरूम किसमें है ना, ये आपके किस कॉन्सेप्ट में ये कार्य कर रहे हैं, ऋषि वैली में इस पर इसका कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, छात्र को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता देते हैं, शिक्षकों को छात्रों के लिए उपस्थित होने की समय देता है, और सबसे बड़ी बात है यह आपसी सहयोग की भावना छात्रों के बीच में, जो सामाजिकता का मूल है, इसको भी प्रेरित करता है। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं ऋषि वैली प्रोजेक्ट के क्या क्या प्रभाव आज तक अभी तक पड़े हुए हैं भारत में। कर्नाटक शासन ने ऋषि वैली की अवधारणा को अपने 7,000 विद्यालयों पर लागू किया है। अभी जो हमने MGML और अधिगम, स्वाधिगम, अधिगम सीढ़ी, है ना, लर्निंग बॉक्स, जो कार्ड, प्ले कार्ड के आधार पर अपना विकास करना, है ना, मूल्यांकन के बारे में जो उसकी जो विशेषता है वो 7,000 विद्यालयों में कर्नाटक गवर्नमेंट ने लागू की है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ABL कार्यक्रम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL का पूरा फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम। अगर आपको याद हो, राजस्थान में भी एक ABL क्लासरूम्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम्स हैं। तो इनका मूल जो है ना, इनका जो आदर्श जो है वह कहाँ से आया, तो ध्यान रखिएगा, यह आदर्श ऋषि वैली स्कूल से आया है। ये अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में पहले संचालित एक कार्यक्रम था जिसे लहर परियोजना कहा जाता था, उसका मूल भी ऋषि वैली प्रोजेक्ट ही है। लहर कार्यक्रम क्या है, इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो ऋषि वैली ने भारत में शिक्षा, राज्यों की शिक्षा पद्धति में सुधार का अत्यधिक प्रयास किया। यह प्रोत्साहन के इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें तरीका यह भी है कि इसमें एक बहुत बड़ी बात इसमें की गई है कि बच्चे को अपने आधार पर लर्निंग, और साथ में ही बच्चे को खुद के सुविधा के आधार पर सीखने की इसमें बात इसमें की जाती है। यानी कि
इसमें बच्चा अगर पढ़ते हुए उसने कोई क्रम को छोड़ दिया है या उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि कुछ समय के लिए अपने पीयर ग्रुप के साथ में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह उस रिक्त स्थान पर वह पुनः अपने अस्तित्व को बना सकता है, यानी कि वापस आकर के वह लर्निंग कर सकता है। अनुपस्थित रहने पर भी वह अपने मौके को नहीं छोड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, यह सीखने की सीढ़ी में ही उसी स्थान से सीखने को सक्षम होता है जहां से उसने यह छोड़ा होता है। तो यही वे विशेषता हैं जिनके कारण ये हम इस स्लाइड में हम उन विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिन विशेषताओं को आधार बना करके कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकार किया है। यानी कि इस ऋषि वैली प्रोजेक्ट की ये प्रमुख विशेषताएं जो रही हैं, जिसको राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है। यानी कि अध्ययन अध्यापन संस्थितियां, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, शिक्षक का इसमें क्या रोल है, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो स्लो लर्नर हैं उनको भी सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखकर ऋषि वैली प्रोजेक्ट के इन आदर्शों को अपनाते हुए विविध राज्य सरकारों ने इसको अपनाया है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम, लहर प्रोजेक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सरकारें जो हैं, जो सरकार है उसने 7,000 विद्यालयों में इसका इस्तेमाल किया है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, ये ग्रामीण शिक्षा का मॉडल है ना। आज एक ABL क्लासरूम्स जो हैं वर्तमान में, उनका अस्तित्व शहरी विद्यालयों के लिए इतना नहीं है जितना ग्रामीण विद्यालयों के लिए। तो ग्रामीण शिक्षा का मॉडल गांव में पारंपरिक शिक्षा के लिए एक व्यवहार्य और आकर्षक विकल्प प्रदान करता है, जहां एक ही उम्र के बच्चे व्यापक रूप से सीखने के विविध स्तरों से संबंधित होते हैं, लेकिन एकल शिक्षक द्वारा एक ही पृष्ठ पर होने के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है साथियों। इस संदर्भ में रिवर प्रोजेक्ट है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि अगर गांव में हम जानते हैं कि एक कक्षा में, शहर में भी ये बात मानेंगे हम, हर जगह की सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट इससे ये होता है कि क्लास में हर बच्चा मानसिक स्तर पे एक जैसा नहीं है। तो जो स्लो लर्नर जो बच्चा है, वह बच्चा भी अपनी सुविधा के आधार पर उन्नति कर सकता है, बच्चा वो अपनी प्रगति कर सकता है। ये क्योंकि अब टीचर पढ़ा रहा है कक्ष में, है ना, तो वो एक पृष्ठ पर पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो उसी पृष्ठ पर पूरी कक्षा को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा उससे आगे भी जानता है तो भी वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका साथी पीछे है, पूरी कक्षा पीछे है, और जो आगे बढ़ गया और बच्चा उस पर पीछे रह जाएगा तो वो उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह पीछे रह चुका है। तो ऐसी स्थिति में स्व लर्निंग, सेल्फ लर्निंग की जो बात है, स्व अधिगम की इसमें जो बात है, जो अधिगम CD की जो बात है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। रिवर में शिक्षक प्रशिक्षण सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए इसमें जो बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षा पद्धति है, यह आजकल ABL जो क्लासरूम्स हैं इनका आधार मानी गई है। भारत के लगभग सभी राज्यों में रिवर प्रोजेक्ट को एक आधार मान करके, ऋषि वैली प्रोजेक्ट को आधार मान करके शिक्षक प्रशिक्षण में इसको शामिल किया गया है। आप राजस्थान में ही देखिए, राजस्थान में DLED पाठ्यक्रम, BEd पाठ्यक्रम, इन सब में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा का ऐसा स्वरूप है जो बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान देने पर जोर देती है। और व्यावहारिक ज्ञान ही शिक्षा का प्रमुख आधार है, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान देने पर ही या प्राप्त करने पर ही एक छात्र अपने शिक्षण व्यवस्था को पूर्णता प्रदान कर सकता है। तो ये इसे शिक्षक प्रशिक्षण में भी रिवर प्रोजेक्ट जो है, ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण उपादान है। GD द्वारा प्रारंभ किया गया ये जो एक महायात्रा जो थी एनी बेसेंट के विचारों से प्रभावित होकर के, यह आज भी सशक्त है, शाश्वत है, और आज भारत के राज्यों को, भारत ही के राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नवाचार परक सोच की प्रतीक बनी हुई है, जो छात्रों को एक ऐसी सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करती है जो परंपरा, संस्कृति, आदर्श, मूल्य और स्व अधिगम के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ और भारत में विद्यालय शिक्षा के प्रमुख सरकारी अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।